बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को खुश आमदीद सेशन 1 के अंदर। और आज हमारा पहला दिन है और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। इसके अलावा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम कैसे इंटर हो सकते हैं उसके बारे में। और थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है ये रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं अगर हम सेल्फ बेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं। तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की जो सेशन अभी हमने ऑन किया है गवर्नमेंट फ्रीलांस यूनिवर्सिटी के थ्रू, इसमें बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाएं कि अगर हम सेल्फ बेस्ड लर्निंग के थ्रू CSS एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से की जाए। तो इस पूरे सेशन के अंदर हम जो ओवरऑल चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये किसी कोर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि CSS एग्ज़ाम क्या है, और अगर हम ये खुद से तैयारी करके इसमें अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो आपके अंदर होना लाजमी है। सो ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो मेरा नाम नबील शहजाद है और मैं आज आपके सामने इस टॉपिक पर बात करूँगा। मैं बेसिकली फाउंडर हूँ गवर्नमेंट फ्रीलांस यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेशन रिसर्चर हूँ, IT एक्सपर्ट हूँ। ये मेरी 4 डोमेन्स हैं। बेसिकली मेरी 4 ये डोमेन्स हैं जिस पर मैं काफ़ी अर्सा से काम कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिससे गवर्नमेंट फ्रीलांस यूनिवर्सिटी, आईस्टीम फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट लर्निंग सेंटर, गवर्नमेंट एजुकेशन चैनल, जो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह लाइव एक चैनल क्रिएट करेंगे जो वेब TV होगा। सो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट बुक पब्लिशर है, हम बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। हमारी एक बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। और गवर्नमेंट डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट, ये मेरा डिजिटल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान से रिलेवेंट एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। और गो मैगजीन इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, तो वो एक मैगजीन की फॉर्म में हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। तो मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जिसमें बेस्ट स्टार्टअप मैं सिलेक्ट हुआ था जिसमें स्टार्टअप इस्तांबुल तुर्की के अंदर एक फाउंडेशन है जो बेसिकली स्टार्टअप्स पे काम करती है और स्टार्टअप को फंडिंग देती है। तो वो पूरे हर साल पूरे दुनिया से स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करती है। 100 जो स्टार्टअप्स उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें फर्दर फंडिंग दी जाती है, जो भी इन्वेस्टमेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी की जाती हैं। सो मेरा एज गोम जो मेरा एक आइडिया था, बिजनेस आइडिया, इसको टॉप 5 के अंदर सेलेक्ट किया गया पूरे पाकिस्तान से लास्ट टाइम 2019 के अंदर। और इसके अलावा मैं इसीलिए मुझे ये एजाज़ हासिल है। और स्टीम सिस्टम है एक ये इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसमें मैं जिसका फाउंडर हूँ, और किसी दिन इंशाल्लाह इस पर डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा जो गोम बेसिकली ग्लोबल ओरिजिन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक फैसलाबाद की पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जिसमें जो IBM के साथ बिजनेस पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट के साथ बिजनेस पार्टनर, इंटेल का मैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हूँ, और ओरेकल एकेडमी के भी हम पार्टनर हैं। इसके काफ़ी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो हम इशू करते हैं। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा और मेरी इनिशिएटिव्स के बारे में, मेरी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो आज की जो हमारी आउटलाइन है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ CSS एग्ज़ाम के बारे में पार्ट 1 के अंदर। और इसमें हम देखेंगे कि CSS के रूल्स कैसे हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जो इसके अंदर पेपर्स हैं वो कितनी किस्म के हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आई थिंक आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हम सिर्फ CSS के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात को इस तरीके से करेंगे। ये जनरल लेक्चर इस तरीके से भी हो सकता है कि
अगर आप PMS में जाना चाहते हैं, को ज्वाइन करना चाहते हैं इस साल, या कोई भी PPSC या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ISSB भी हो सकता है, तो अगर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए, तो ये हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज कैसे इकट्ठे किए जाएँ, उसको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम सोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करें और कैसे इकट्ठे करें। सो ये 3 चीज़ों के बारे हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। सो फर्स्ट पार्ट बेसिक ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम। तो हम देखते हैं कि CSS एग्ज़ाम असल में है क्या चीज़। अच्छा, तो इससे पहले कि हम CSS एग्ज़ाम के बारे में जानें, आई थिंक हमें पहले ये समझना होगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है, ठीक है, और इसे कौन कंडक्ट करता है। बेसिकली अगर आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि जितनी भी लीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो किसी भी कंट्री की या किसी भी सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बेसिकली वो जो लोग हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और वो कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए कोई भी एक सिटीज़न जो है वो अप्लाई कर सकता है और वो उसका हिस्सा बन सकता है। हमारा चूँकि जमहूरी मुल्क है, हम इसमें डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे MNA MBS हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनके लिए हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो ऑफिसर्स रैंक के बंदे हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो बेसिकली किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जाती हैं। सो इसका आगाज़ बेसिकली हुआ था 1947 से पहले, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी बरसगीर के अंदर। तो यहाँ पे एक ऐसा कोई कम्पिटेंट सिस्टम नहीं था जिससे एडमिनिस्ट्रेटर टीम को सिलेक्ट किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि वही जो कानून उनका राइज है इंग्लिस्तान के अंदर, तो उन्होंने वो पाकिस्तान के बरसगीर के अंदर उस वक़्त इम्प्लीमेंट किया। और जो CSS एग्ज़ाम है जो CSS एग्ज़ाम है, बेसिकली ये वहीं से चलता आ रहा है। ये 1947 से, इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो 1947 से ही ये एग्ज़ाम चलता आया, और कुछ वजूहात की वजह से इतना बेहतर नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर काफ़ी बेहतरी आती गई, और आज भी ये एक स्ट्रॉन्ग तरीन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सो बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो CSS एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, और इसके अलावा जो PMS है, जो प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम है, वो परमिशन गवर्नमेंट जो है वो इसमें कंडक्ट करती हैं। तो देखा जाए तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो असल में ऑफिसर्स के लिए है, और ऑफिसर्स की सिलेक्शन के लिए है। और दूसरा बात रही बात ये कि वो कंडक्ट कौन करता है। तो अगर तो हम इसे सिविलियंस के तौर पे देखें, तो बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो ये जो है किसी भी कंट्री की, ये जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, और इनकी बाकायदा एक टीम होती है, एक बोर्ड होता है, जो आप एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट करता है। बेसिकली कंडक्शन एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो बेसिक डोमेन है, जो डोमेन नॉलेज है, वो क्या होना चाहिए जिसके बारे में हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, और दूसरी मेन चीज़ के एग्ज़ाम सिस्टम कैसा होगा। तो कंडक्शन के अंदर ये बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है बेसिकली एक कमीशन के थ्रू, तो उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और कुछ सर्विसेज ग्रुप्स हैं। ये वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और सर्विसेज ग्रुप्स हैं जिसमें जो भी CSS करने वाला बंदा है उसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो एक मुश्किल टास्क है जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो ये जो 12 के 12 ग्रुप्स हैं, इनको मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट इन्हीं 12 में से किसी एक के अंदर होनी है।
तो वो जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उन्हीं की बेस पे आपको इनमें से किसी एक के अंदर एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपने जो आपका जो कंपलसरी और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जो आपने चूज़ किए आपको उन पे कमांड नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये 12 के 12 ग्रुप्स हैं, ये इनके जो लीडिंग ऑफिसर्स हैं वो इस कमीशन का हिस्सा होते हैं, जो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से आप जो CSS एग्ज़ाम पास कर चुके होते हैं बच्चे, उनकी इंटरव्यू का थ्रू सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले कॉमर्स एंड ट्रेड का ग्रुप है, उसके अलावा फॉरेन सर्विसेज का ग्रुप है पाकिस्तान का, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप है और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का ग्रुप है। इसमें 12 ग्रुप्स हैं जिसमें कोई भी CSS एग्ज़ाम पास करने वाला बंदा जो है इसमें अपॉइंट होगा। सही है। सो जो CSS रूल्स हैं CSS एग्ज़ाम के जो फर्स्ट कंडक्शन है उसमें सबसे पहले आपको इन डोमेन्स इन ग्रुप्स का नॉलेज होना चाहिए कि इन ग्रुप की जो है वो एरिया कौन कौन सा है, इसमें किस तरीके की जॉब्स होती हैं, कौन कौन से लोग इसमें काम करते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड थिंग है वो है एग्जामिनेशन प्रोसीजर कि CSS एग्ज़ाम असल में लिया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइस जो तो चौथा हमारे पास स्टेप है। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें हमारे पास 12 पेपर्स होते हैं जिसमें जो हमने अलग अलग देने होते हैं, और हर पेपर का जो वो आगे देखेंगे हम कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन अगर आपका क्लियर होगा, आप उसमें सही होंगे, पास होंगे, तो देन आप मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ लेके जाया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपकी सिलेक्शन और आपकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी। सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली ये जो रूल्स हैं ये 2019 के हैं, यानी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर, तो यही रूल्स इम्प्लीमेंट हुए थे उसके अंदर। अब 21 के अंदर जो रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे क्या वो वही यही होंगे, ये क्वेश्चन है कि 20 जो आने वाला CSS एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या यही रूल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली हमारा जो रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स करता है हमारा इदारा, उन्होंने CSS के बारे में कुछ रूल्स जो हैं वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं वो CSS एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो उनमें वो 20 हो सकता है कि 21 के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाए। उनमें से उनका जो पहला जो स्टेप है इंडक्शन का, उसमें वो यही कहते हैं कि आप उसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले तो जो डोमेन नॉलेज है ये इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको उन एरियाज़ का, उन जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो रिटन एग्जामिनेशन तो पास कर लेते हैं, मेडिकल भी क्लियर होता है उनका, साइकोलॉजिकल भी क्लियर होता है, लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते अपने आप को उस डोमेन के अंदर। तो डोमेन नॉलेज फर्स्ट जो है इस पर फोकस किया जाए, डोमेन नॉलेज को समझा जाए, परखा जाए, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझा जाए बेसिकली कि आपकी अपॉइंटमेंट किस लेवल पे हो सकती है, आपको वहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज ना सिर्फ के जो कैंडिडेट्स हैं वो समझें, बल्कि जो एग्ज़ाम देने वाले बंदे हैं वो भी इनके बारे में अच्छी खासी उनको भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे सिलेक्शन करनी है और हमें कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले जो हमारे रूल्स हैं उनका हिस्सा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे करें कि जितने भी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड जो थी मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशन ग्रुप्स, आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह यही होंगे। तो इन ग्रुप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देखें कि व्हाट इज़ कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, ये होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इदारे आते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने ऑफिसर्स रैंक्स हैं इसके अंदर, और उनकी क्या क्या जॉब्स हैं। तो हर जो ग्रुप है उसके बारे में गो थ्रू हो, आपको पता हो कि आपका डोमेन नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपका आता है जी एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो 21 के अंदर हो सकता है कि वो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें, उसके स्क्रीनिंग करेंगे, पहले वो छोटा सा टेस्ट लेंगे, बेसिक टेस्ट लेंगे। वो बेसिक टेस्ट के बाद आपकी
साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। अगर आप स्क्रीनिंग में पास होते हैं और फिर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट, क्योंकि आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एकेडमिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग या एकेडमिक के लिए आप स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, मेडिकल भी उनका क्लियर होता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए मस्ट है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आइंदा जो अगला पार्ट होगा हमारा, उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो आपकी असल में असेस की जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है 21 के अंदर पहला स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग के बाद आपका असेसमेंट हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो। तो उससे ये होगा कि बेसिक स्क्रीनिंग के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस चले जाएंगे, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी उसमें भी बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्लियर करेंगे, फिर वो लोग जो हैं वो अपीयर होंगे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये बेसिक थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लेके आ रहे हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे होना चाहिए कि आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, और ये प्रोसीजर जो है एग्जामिनेशन प्रोसीजर, ये आपका 21 के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस FPSC ने इशू किए हैं वो यही हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो आपके सामने आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो एज लिमिट्स है वो कितनी होनी चाहिए। 21 से छोटे अगर आपकी एज है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, और अगर आप 38 से अबव हैं तो फिर भी आप नहीं कर सकते। कुछ केसेस के अंदर 2 इयर्स की रिलैक्सेशन है। अगर आप 32 साल के हैं, 32 साल तक आपको परमिशन है कि आप अपीयर हो सकते हैं इसमें CSS के अंदर। बट वो कुछ केसेस हैं ऐसे हैं, कुछ इलाकों में, कुछ प्रोविंसेस के अंदर ये अलाउ है। कुछ खास किस्म के केसेस हैं जो आप मैं आपको ऑफिशियल इसका जो रूल्स हैं वो शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली एज लिमिट ये कंफर्म किया जाए कि 21 से ऊपर वाला बंदा और 30 ईयर से नीचे वाला बंदा, ये जो एज लिमिट है हमारी, यानी 21 से 30 तक, 29 तक, ये जो है ये अप्लाई कर सकते हैं CSS एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि कौन सा बंदा जो है वो CSS में अप्लाई कर सकता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। तो बेसिकली जो अभी तक के रूल्स हैं और जो इंशाल्लाह आइंदा भी रूल्स होंगे वो यही है कि हर वो बंदा जो बैचलर डिग्री रखता है अपनी, जो किसी भी हैक से वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से, अपनी हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से बैचलर डिग्री कर चुका है, वो कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कोई भी हो सकता है। तो उसमें बेसिकली उसकी जो डिग्री में सेकंड डिवीजन में C ग्रेड होना लाजमी है। C ग्रेड वाला बंदा और कम से कम सेकंड डिवीजन वाला बंदा जो है वो CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा हाँ जी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आपने कोई डिग्री ली है, लेकिन वो अगर रिकग्नाइज्ड है हायर एजुकेशन कमीशन से, कोई भी फॉरेन मतलब ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है अगर आपका कोई तो आपने उसमें, जैसे रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करवा रही थी, तो उसमें यह है कि अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी, वो भी HEC के अंडर है या वो रिकग्नाइज्ड है, तो उसकी HEC की तरफ से ही आपको जो सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट की चीज़ ये है कि ये तो सब बैचलर डिग्री के बारे में, कि बैचलर डिग्री में कम से कम C ग्रेड और सेकंड डिवीज़न होना लाजमी है। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री भी कर चुके हैं और आपका बैचलर डिग्री के अंदर C ग्रेड या सेकंड डिवीज़न नहीं है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और उसमें आपका ग्रेड अच्छा है, तो देन यू कैन आल्सो अप्लाई इन CSS एग्ज़ाम। इसके बाद एक नोट की इसमें जो एज है, बेसिकली ये जो नोट मैंने लिखा है, ये बेसिकली जो रूल्स हैं सिटीजनशिप के, नेशनलिटी के, ये उसके अंडर आता है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी शादी किसी ऐसे सिटीज़न के साथ हुई है जो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री का भी सिटीज़न है, ठीक है, तो देन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के लिए।
यानी आप सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे लेकिन आपको कहीं भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो किसी दूसरे कंट्री का सिटीज़न है। तो ये ऐसे सिटीजन्स को अलाउ नहीं